दयाराम और विकास का तो दिमाग ही घूम गया था। शीतल देवी ने इतना हंगामा खड़ा किया था, आधी रात को ही दयाराम ने अपने बंदे जिया की तलाश में भेज दिया। जिया अपना बैग कंधे पर लटकाए भाग रही थी। उसे बस किसी तरह यहाँ से निकलना था। आंखों से आंसू पोंछते उसने एक नज़र पलटकर देखा। वह बस स्टैंड तक पहुँच गई थी। बस में बैठते उसने अपना चेहरा अच्छे से ढक लिया। अपने आसपास देखा तो बस में अभी एक दो लोग ही मौजूद थे। जिया का दिल बुरी तरह से घबराया हुआ था। ये बस स्टैंड हवेली से कुछ ही दूरी पर था और उसे यही डर था कि उसे सबसे पहले यहीं आकर ढूंढा जाएगा। वह घबराए हुए खिड़की से बाहर देख रही थी कि उसे कुछ गुंडे दिखाई दिए जो अलग अलग बसों की तलाशी ले रहे थे। जिया का सांस बिल्कुल रुक सा गया था। वह बस से नीचे उतर गई और छुपते छुपाते वहाँ से दूर निकल रही थी। वह भागे जा रही है, देखो वो भाग रही है, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। एक आदमी ने उसे देख लिया था तो जिया बहुत तेजी से वहाँ से भागी थी। उसका बैग उसके हाथ से छूट गया था, लेकिन हाथ में पकड़ा खंजर उसने नहीं छोड़ा था और भागती जा रही थी। जबकि वे 4-5 आदमी जो उसके पिता के भेजे गए गुंडे थे उसके पीछे पूरी ताकत से भाग रहे थे। उन चारों में से एक शीतल देवी का आदमी भी था जिसे जिया को जान से मारने का ऑर्डर मिला था। उसने वहीं से एक चाकू जिया की तरफ फेंका जो उसे छूता उससे पहले कि किसी ने उसे अपनी बाहों में लेते एक तरफ कर लिया था। जिया का दिल धक से रह गया। उसने खुद को जमीन के ऊपर हवाओं में उड़ता महसूस किया और फिर अपने आसपास मजबूत बाहों को देखा। ये सब इतना अचानक हुआ था कि जिया उन आदमियों को समझ ही नहीं पाई थी आखिर हुआ क्या है। जिया ने पलकें उठाते उस आदमी को देखा जो उसका मसीहा बनकर उसके सामने आया था। वह कोई और नहीं था, अमृत था, जिसकी नीली आंखें उस वक्त लाल अंगार बनी हुई थी। मारो उसे, एक आदमी चिल्लाया था कि अमृत ने एकदम ही जिया का हाथ में पकड़े खंजर को खींचते उस आदमी के सीधा दिल में उतार दिया था। जिसने जिया पर चाकू उछाला था वहीं ढेर हो गया था। जिया को एक तरफ करते अमृत ने बाकी तीनों को भी अधमरा कर दिया था। वे चारों आदमी उस वक्त रात को सुनसान सड़क पर बेहोश पड़े थे, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अमृत ने पलटकर एक नज़र जिया को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल बेअसर थी। वह धीरे धीरे चलता उसके पास आया। जिया बिल्कुल चुप खड़ी थी, उसे और अपने बहते आंसू को देख रही थी। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आया था, लेकिन अमृत ने उसे खड़ा किया था जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। जिया ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। फिर तो वह थप्पड़ों की बरसात करती चली गई। अमृत के गार्ड दूर खड़े अपने सर को पीटता हुआ देख रहे थे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं थी कि वह वहाँ आए, क्योंकि अमृत खुद अपनी पत्नी से मार खा रहा था। जिया के हाथों में अब दर्द शुरू हो गया था। वह वहाँ से जाने लगी, तभी किसी ने उस पर फिर से वार करना चाहा, जिसे अमृत ने अपने हाथों से उस वार को रोका था। अब दयाराम और विकास ने अपने आदमियों को जिया को मारने के लिए भेजे थे। वह उसके सीने पर हाथ रख के खड़ी थी। अभी अमृत ने अपना हाथ छुड़ाया, उस आदमी को मार गिराया था। जिया ने अमृत के सीने से शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबाए खड़ी थी। अगले ही पल एक और आदमी उसकी तरफ लपका था। उस आदमी के हाथ से चाकू खींचते उसको ज़मीन पर धक्का दे दिया था। वह अब अपनी पॉकेट से गन निकालता उस आदमी के दिल में सीधा उतार गया था। वह गोली की आवाज़ सुनती अमृत के सीने में और घुसती चली गई। उसका जिस्म कांपने लगा था। उसने कब देखा था अमृत का ये रूप। 1 महीने तो उस पर अपनी नरम गरम मोहब्बतें और प्यार निछावर करता रहा, फिर उस वक्त तो वह एक बेरहम इंसान बना हुआ था। जिया को अपने आप की फिक्र हुई। उसके चेहरे को थप्पड़ों से लाल कर चुकी थी। उसके होंठ का किनारा भी कट चुका था। कोई भी आदमी उस तक नहीं पहुंच पाया था। अब दयाराम के बाकी सब आदमियों को अमृत के गार्ड सीधा मौत के घाट उतार चुके थे। जिया उससे डर कर पीछे हटी थी। उसे तो सामने खड़े उस आदमी से भी बहुत खतरा महसूस हो रहा था। उसे तो खुद को उस आदमी से भी तो बचाना था। वह उससे दूर होती भागने लगी, लेकिन उसी के कदमों ने साथ ना दिया। वे कांप रही थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसे अपने पैरों पर बोझ डालने नहीं दिया। वह वहीं घुटनों के बल जमीन पर लेटती चली गई। अमृत ने उसके कमर में हाथ डाले उसे किसी कीमती जौहर की तरह अपने सीने में लगाया था। जिया ने गहरी सांस ली। उस बेवफा आदमी को देखा। उसके कान में वह आवाज़ गूंजी थी, आपकी बेटी मेरी बहन से ज़्यादा गई गुजरी है। उसने तो शादी किया था, लेकिन आपकी बेटी बिना शादी किए मेरे साथ रह रही थी। अब संभालिए अपनी बेटी को, क्योंकि इस लड़की को मैं क्या, इसे तो कोई भी अब इज्जतदार आदमी नहीं अपनाएगा। वह आखिरी शब्द था जो जिया की आत्मा तक को हिला गया था। वह तड़प कर रह गई थी। उन शब्दों की बरसात से अब भी उसे अपने कानों में गूंज रही थी। अगले ही पल वह होश हवास को खो बैठी थी।
अमृत ने उसे अपनी बाहों में भरते गाड़ी को अपने फार्म हाउस की तरफ मोड़ लिया था। उसके गार्ड को पता था वह बेहोश है। उन आदमियों के साथ क्या करना था। उसकी गाड़ी धूल उड़ाती वहां से जा चुकी थी। उस वक्त आंगन में चक्कर लगाई जा रही थी। उसे रह रह कर जिया की चिंता सता रही थी। न जाने भैया वहां गए होंगे भी या नहीं। अगर जिया को कुछ हो गया, उसके आगे श्वेता सोच ही नहीं पा रही थी। मोबाइल उठाते हुए अमृत को कॉल करने लगी। स्क्रीन पर कॉल करते सुरेश के आज के फंक्शन का स्टेटस व्हाट्सएप पर नजर आया। श्वेता ने वह स्टेटस ओपन किया। उसके गाने का कोई लाइन था जो आज दुबई में होना था, जहां आज वह अपनी आवाज़ के जलवे बिखेर रहा था। सबके दिलों में अपनी आवाज़ को पिरोया करता था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी और वह अपने दुनिया में मगन था। श्वेता को सख्त गुस्सा आया था। अपने व्हाट्सएप पर चेक किया तो वह ऑनलाइन था। श्वेता ने 1 साल के बाद उस आदमी को कॉल मिलाई थी। अपने लिए नहीं, उसी के बहन के लिए जिसे वो भूल बैठा था। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हो गई। दोनों तरफ बिल्कुल चुप्पी बन गई थी। श्वेता सुरेश की आवाज़ कानों में गूंजी तो वह अपना होंठ एक दूसरे में पिरोकर बोली। खुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रखती ही आंखें मीच गई। श्वेता, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अचानक वह उसके लिए परेशान हुआ। वह आदमी जिसने दूसरे की बातों में आकर उस पर लगाए गए इल्ज़ाम को वह सच समझ बैठा था और उसे धोखे देकर घर से निकाल दिया था। उसका किसी और के साथ चक्कर है। वह आदमी श्वेता के लिए परेशान हुआ। हमारी फिक्र मत करें सुरेश, अपनी बहन को बचा लीजिए। अपनी ज़िंदगी के रंगीनियों से निकलकर अपनी बहन की खबर ले लो। अपनी आवाज़ तो धीमी कर गई, लेकिन अपना सब तीखा होने से ना रोक पाई। क्या मतलब? सुनील के माथे पर बल पड़े। सारा मतलब आपको समझ आ जाएगी। मेहरबानी करके अपनी बहन को अपने ही घर के जालिम लोगों से बचा लो, वरना वक्त दूर नहीं आपके हाथों में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। वे एक एक शब्द पर जोर देती हुई कहती कॉल काट गई थी, जबकि सुरेश मोबाइल हाथ में थामे बिल्कुल सुन खड़ा रह गया। इतने साल के बाद श्वेता ने उससे बात की थी और आज किया भी तो सिर्फ उसकी बहन की खबर देने के लिए। कहीं कोई घर में समस्या तो नहीं हो गई। सुरेश के दिल को कुछ होने लगा था। उसने जल्दी घर में कॉल मिलाई। कॉल जा रही थी लेकिन कोई भी उस कॉल को रिसीव नहीं कर पा रहा था। जिया के नंबर पर कॉल मिलाई तो वह नंबर बंद आने लगा था। वह अब और ज़्यादा परेशान हुआ। पहली फ्लाइट से हिंदुस्तान आना अच्छा समझा था। इधर अमृत व उसे लिए सीधा फार्म हाउस आया था। वही फार्म हाउस जहां उन दोनों की दिन और रातें एक दूसरे की बाहों में कटी थी। वह उसे बहुत ही आराम से बिस्तर पर लिटाता, पीछे हटा और उसे सर से पैर तक देखता चला गया। उस लड़की के अपनों ने ही उसकी बहन पर जुल्म किया था। उस जुल्म का बदला उस नाजुक लड़की से ले रहा था। ये नाजुक लड़की भी अपने ही घर वालों के जुल्म का शिकार हो गई थी, वैसे जैसे अमृत की अपनी बहन को उन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई थी। अमृत ने अपनी आंखें जोर से बंद की। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना जालिम भी हो सकता है कि अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करे। उसने भी तो संभाला था अपनी बहन श्वेता को, तो क्या वे अपनी बेटी को नहीं संभाल सकते थे? उस एक सवाल ने अमृत के अंदर चिंगारियां भर दी थी। सावधानी से उसके ऊपर कंबल उड़ाता और खुद बाथरूम का मुंह करता अपनी शर्ट के बटन तोड़कर शर्ट को दूर उछाल गया था। उसके भारी उभरे मसल उस वक्त और ज़्यादा उभर चुके थे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। आईने में अपना चेहरा देखता खुद पर ही गुस्सा आने लगा। वह कैसे इतना बुरा इंसान हो सकता था? जिस लड़की को उसने अपनी बाहों में रखा था, जिस लड़की ने उसे अपना सब कुछ मान लिया था, उसी को उसने इतनी बड़ी सजा दी थी। उसके साथ अपने संबंध को खुद अपने मुंह से नाजायज बोलकर आया था। उसके किरदार पर कीचड़ उछाल कर आ गया था। सामने लगे शीशे में अमृत ने जोर जोर से मुक्का मारा कि उसका हाथ जो पहले से ही जख्मी था और ज़्यादा जख्मी हो गया था। लेकिन उसके अंदर इतना दर्द था कि जिस पर लगे उसे दर्द अब महसूस नहीं हो रही थी। वह गहरा सांस भरता बाथरूम में नहा रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वह प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और इन जालिमों ने उसे और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी। उसने एकदम आंखें खोली, किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर उस आदमी को जान से मार डालूंगा जो जिया की तरफ बढ़ा था। दीवानों की तरह दीवार पर मुक्के बरसाता चला गया। इधर दयाराम की हाल बहुत बुरी थी। क्या तुम लोग छक्के हो? एक लड़की को तुम लोग नहीं ढूंढ पाए, कहाँ चली गई? वह एकदम से चिल्लाया था। मुझे हर हाल में जिया इसी वक्त हवेली में वापस चाहिए। जाओ, उसे जाकर कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। आज की रात उसे वापस आना है। दयाराम इस वक्त बहुत ही गुस्से की हालत में फड़फड़ा रहा था। अपने आदमियों पर दहाड़ रहा था जो खाली हाथ वापस लौटे थे। इससे पहले गए तो वापस भी नहीं आए थे। उनकी दहाड़ सुनते हुए सारे वहां से बाहर निकले, दयाराम की तरफ बढ़े।
शीतल देवी ने एक तूफान मचाया हुआ था। देखा, मैंने कहा था ना, उसका कोई बंदोबस्त कर लो। अब भाग गई ना, जो इज्जत बची थी वो भी मिट्टी में मिलाकर भाग गई है आपकी बेटी। जब बहन की बारी थी तो आपने बड़े सख्त शब्द सुनाए थे और एकदम ठोस कदम उठाया था। अब बेटी की बारी, आपको क्या सांप सूंघ गया है? शीतल देवी दयाराम को उस्काने की कोशिश कर रही थी। सीमा देवी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा था। मेरा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं, मेरी बेटी को मैं खुद देख लूँगा। तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी पर भड़क उठे थे। तुम अपने में मेरी बेटी को ना मिलाओ। तुम्हारी बात कुछ और थी और यहाँ मामला कुछ और है। तुम दोनों को एक साथ मत मिलाओ। तुम अपना घर तो बसा नहीं पाई, अब हमारी ज़िंदगी हराम मत करो। दयाराम शीतल देवी पर एकदम भड़क उठा था। हाँ भाई, सच तो कड़वा ही होता है, लेकिन अब देखना आपकी बेटी ने इस घर से भागकर अब कौन कौन से नए गुल खिलाती है। एक तो न जाने किसका पाप पेट में लेकर वापस आई है। अब चुप हो जाओ, खबरदार। अब तुमने मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द गलत कहा तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। दयाराम इस वक्त गुस्से की हालत में शीतल देवी की तरफ बढ़े तो वह घबराकर एकदम पीछे हट गई थी। उसका यूं पलटकर हटना एकदम हैरान कर गई। कहाँ तो वह बेटी के इतने खिलाफ हो गए थे, उसे कैद कर दिया गया था, और कहाँ आज अपनी बेटी के हक में खड़े होकर वह शीतल देवी को ही बातें सुना रहे थे और सीमा देवी हैरानी से उन्हें देख रही थी। इधर जिया की हालत भी बहुत खराब थी। उसे जैसे ही होश आया उसने खुद को नरम गरम बिस्तर पर पाया। धीरे धीरे आंखें खोलती छत पर लगे पंखे पर नजर जा ठहरी। उसे क्या कुछ नहीं याद आया था। प्लीज अमृत, अब बस कर दो ना, मैं थक गई हूँ। वह उसके सीने पर सर रखकर गहरी सांस भरती बोली, पर अभी मेरा मन नहीं भरा है, शरारती अंदाज में कहता उसके होश फिर से उड़ाने लगा था। उसने नज़र फेर कर उस बिस्तर को देखा जहाँ उसने अमृत के साथ 1 महीने इतने मोहब्बत भरे पल बिताए थे, वह भी अमृत की बाहों में। अचानक उसे वह बिस्तर कांटों की तरह चुभने लगा। बिस्तर की चादर को मुट्ठी में दबोचा। वह सारी चादरों को इकट्ठी करती झट से उठ बैठी। पूरे बिस्तर का तहस नहस कर दिया था। उसकी चीखें सुनते अमृत, जो गैलरी में खड़ा फोन पर श्वेता को जिया की सही सलामती की खबर दे रहा था, कॉल बंद करता जल्दी अंदर की तरफ भागा था। वह सारे कमरे का तहस नहस कर चुकी थी। अब हिचकियों से दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसका मातम भरा अंदाज देखता अमृत अपने दिल में सुकून महसूस कर रहा था। जल्दी आगे बढ़कर उसे थामता अपनी तरफ मोड़ा था और वह अमृत को देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। दूर हटो, मुझे मत छूना। वह अपने आप उससे छुड़ाती बड़ी जोर से चिल्लाई थी। मैंने कहा दूर हटो। वह इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी कि उसके गले में खराश पड़ गया। एकदम चुप, आवाज़ न आए अब तुम्हारी। सख्त गुस्से से उसे बोला। वह फिर भी चुप ना हुई। मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं खुद को कुछ कर लूँगी अमृत। आज वह उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। वह उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। उसका ये अंदाज देखता अमृत बिल्कुल सुन्न हो गया था। वह उससे पीछे हटा। वह जिस हाल में थी उससे पीछे हटना चाहा। वह अपने जिस्म को साफ करने लगी जहाँ से अमृत ने उसे छुआ था। उसकी इस हरकत पर तो अमृत का दिमाग पल भर में गर्म हुआ था। उसे वापस खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। कहाँ कहाँ से मेरा एहसास साफ करोगी? तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से को मैं छूकर अपनी आत्मा की गहराइयों में उतारा हुआ है, तो अब ये ड्रामा क्यों? दूर हटो। वह उसके सीने को जोर से पुश कर गई थी। वह प्यार मेरे पति का था, एक जायज़ रिश्ते का था जो अब ख़त्म हो गया है। अब तुमने मुझे छुआ तो मैं खुद को आग लगा दूंगी, समझे तुम? वह शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, चीख रही थी। अमृत ने आगे बढ़कर उसके कांपते गुलाबी होठों को अपनी पकड़ में ले लिया। वह अब मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। उसकी जान हथेली पर लाता पीछे हटा। अब अगर तुमने मेरा दिया कोई भी निशान मिटाने की कोशिश की जिया, तो अमृत से बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी कंडीशन का लिहाज किए बिना इस वक्त तुम्हारी आत्मा में उतर जाऊंगा। उसे गुस्से से वार्निंग करता एक झटके से छोड़ गया। उसके गुलाबी होंठ उस वक्त बिल्कुल लाल पड़ चुके थे, लेकिन उसकी धमकी पर वह कांप कर रह गई थी। वह बहुत जिद्दी था। जिया ये बात अच्छे से जानती थी। जो कहता था वह जरूर करता था। मुझे यहाँ से जाना है, आपके कमरे में नहीं रुकना। मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मैं मर जाऊंगी यहाँ। वह अपना गला थामे चिल्लाई थी तो वह उसकी कलाई थामे दूसरे कमरे में ले गया। वह कमरा भी उनकी यादों की लपेट से जगमगा रहा था। फार्म हाउस का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो उनकी मोहब्बत की गवाही न दे। अब वह थक हार कर एक सोफे पर ढह गई थी। उसकी अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कहती या लड़ती। वह बिल्कुल हार गई थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। पानी का गिलास लिए उसकी तरफ बढ़ा। पानी पियो। उसकी आवाज़ पर जिया ने आंखें खोली। उसे देखा जी चाहा गिलास उछाल दे, लेकिन इस वक्त उसे सच में पानी की बहुत चाहत हो रही थी। कितने देर से उसने कुछ नहीं खाया पिया था। पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा
तो अपने सामने इतने सारे खाने को देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। अमृत रूम से जा चुका था, मतलब वह चाहता था कि जिया पेट भरकर खाना खाए। वह ऐसा क्यों चाहता था, जिया अच्छे से जानती थी। उसे भी बाकी मर्दों की तरह अपनी औलाद की फिक्र थी। उसी फिक्र में उसे यहाँ लाया था। अगर वह प्रेग्नेंट ना होती तो जरूर उस आदमी ने भी उसे मारने के लिए छोड़ दिया था। वह अब दर्द से आंखें बंद कर गई। मतलब हर तरफ से औरत की कोई वैल्यू नहीं होती। वह जरा सा आगे होती, प्लेट में चावल निकालकर चम्मच भरकर मुंह में डालकर वह सिर्फ इतना ही खाना चाहती थी जितनी उसके बच्चे को ज़रूरत थी। अब उस आदमी को खाने पीने का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती थी। वह उसके निवाले खा रही थी जिसने उसके किरदार को दागदार बनाया था। अचानक से फिर उस आदमी के लिए उसके दिमाग में गम और गुस्सा दोनों भर आया था। वह प्लेट वापस पटक कर हिम्मत करती उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों तक पहुंची थी कि चक्कर आने से वह सीढ़ियों से नीचे गिरती। अमृत ने उसे जल्दी से बढ़कर थाम लिया। जिया उसे लगा जैसा उसका दिल निकल गया हो। तुम ठीक हो? वह उसे अपनी बाहों में भर गया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो अमृत। अब वह धीमी शब्दों में उससे कहती रो पड़ी थी। काश तुमसे मोहब्बत करने से पहले जिया को मौत आ जाती। अमृत ने जल्दी से उसके गुलाबी होठों पर अपना हाथ रख दिया। खबरदार, जो ऐसा कुछ भी गलत जुबान से निकाला तो हलक से शब्द खींच लूंगा तुम्हारी। वह गरजता हुआ उसकी बात काट गया तो वह तीखा सा मुस्कुराई। औलाद के लिए कर रहे हो ना ये सब? उसकी बात पर अमृत के कदम थमे थे। तुम्हें विश्वास नहीं है मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी, जो चाहे कर लेना। ठोस शब्दों में बोलती अमृत के दिल के टुकड़े टुकड़े कर गई थी। पर वह बिल्कुल सही बात कर रही थी। जो कुछ अमृत ने उसके साथ किया था शायद उससे भी ज़्यादा डिजर्व करता था। उसे रूम में वापस लाता, उसे अपनी गोद में बिठाया था। जिया उसका ऐसा करने पर उसे देखती रह गई थी। चावल का चम्मच उसके तरफ बढ़ाया तो जिया ने मुंह फेर लिया और उसके गोद से नीचे उतरना चाहा, लेकिन अमृत की पकड़ इतनी सख्त थी वह उसे फिर से चावल खिलाने की कोशिश करने लगा तो उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। अमृत ने उसके कमर को सहलाया, उसे रोने दिया। शायद उसका दिल हल्का हो जाता। क्यों किया ऐसा मेरे साथ ये सब अमृत? तुमने मुझे न जिंदों में छोड़ा न मुर्दों में छोड़ा। यकीन करो जिया उस दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला था। मर गई थी जिया उस दिन। मैंने अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर दिया और तुमने सबके सामने मुझे बदचलन साबित कर दिया। वह तड़पा था। नहीं, सुनो अमृत, पूरा सुनो। वह हिचकियाँ लेते बोली, मेरी बुआ कहती है न जाने किस किस के साथ तुम मुँह काला करके अपने पेट में नाजायज़ बच्चे को पाल रही है। क्या मैं आपके अलावा औरों के साथ भी सोई हूँ? जिया प्लीज़ चुप कर जाओ। जिसने जो बोला सबको हिसाब देना होगा तो सबसे पहले तुम हिसाब दोगे। मेरी इज्जत को तार तार कर दिया तुमने। दूंगा, मैं भी हिसाब दूंगा। अपने आप को सख्त सजा दूंगा। ये मैं पहले ही तय कर चुका हूँ अपनी सजा, लेकिन अभी नहीं दे सकता जब तक कि मुझे यकीन न हो जाए कि मेरे जाने के बाद तुम और हमारा बच्चा सुरक्षित रहेंगे। तब तक नहीं दे सकता अपने आप को सजा। उसकी बात सुनते जिया के हाथ उसके कॉलर पर ढीले पड़ गए थे। अब वो कहाँ जाने की बात कर रहा था? जिया ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा था। खाना खा लो जिया, ये बच्चा मुझसे ज़्यादा तुम्हारा है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम वहाँ से भागी थी ना? बस इसी के लिए मुझे कुछ साल बोलता उसके तरफ चावल का चम्मच बढ़ा गया, जिसे अब जिया ने आंसू बहाते मुंह में रख लिया। इधर सुरेश बहुत बेचैन था। कहाँ है जिया? बता दीजिए पापा, जिया मेरी बहन कहाँ है? हर तरफ ढूंढ लिया लेकिन जिया का कुछ पता न चला। दयाराम खुद झुके कंधों के साथ बैठे हुए थे। न जाने मैंने अपनी बेटी को बहुत तकलीफ दिया था और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि मेरी बेटी अमृत से शादी कर चुकी है। अमृत की बहन श्वेता ने आकर ये सब उन्हें बताया था। वे लड़की जिसे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था, एक झूठे इल्ज़ाम को सच समझकर उस पर बदचलन साबित किया था। सभी ने उसे बुरा भला कहा था। सुरेश, सभी ने उसे बुरा भला कहा था ना? वह लड़की उनकी बेटी की सही किरदार का सबूत बनकर उनके सामने आकर खड़ी हुई थी। वे तो पल पल मर रहे थे। सुरेश के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। मैं एक बात सबसे कह देता हूँ, मेरी बहन है जिया। मेरी पत्नी के साथ जो कुछ 1 साल पहले आप सब ने किया था मैंने बर्दाश्त कर लिया था, पर अब मेरी बहन के साथ भी वही सब हुआ है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वह दहाड़ते हुए गैलरी की तरफ बढ़ा। सुरेश की आवाज़ एकदम थम गया था। आप श्वेता दी से पता करें, शायद उन्हें पता हो। रागिनी के बात पर वह अपना होंठ बीचते बाहर निकलता चला गया। अब उसका मुंह अमृत के हवेली की तरफ था। कहीं ना कहीं उसका दिल भी कह रहा था कि जिया अमृत के पास होगी। इधर श्वेता तुलसी के पास बैठी पूजा कर रही थी कि अचानक सुरेश को हवेली के अंदर आता देख बिल्कुल ठिठक कर रह गई।
सुरेश उसके होठों पर अपना नाम सुनते दिल को धड़कने से नहीं रोक पाई थी। श्वेता प्लीज जस्ट टेल मी। जिया वह आते ही सीधा उसके दोनों हाथ थामे बड़े प्यार से उससे पूछने लगा। श्वेता ने धीरे से अपने हाथ उसकी पकड़ से छुड़वाया था। हमें नहीं पता, वह बिल्कुल सीधा शब्दों में बोली थी। तुम जानती हो वो तुम्हारे भाई के पास है, मुझे पूरा विश्वास है। प्लीज मुझे बता दो वह ठीक है ना, वह किस हाल में है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं बहुत बेचैन हूँ। यार वो बिना सहारे के न जाने किस हाल में होगी। मेरी बहन, मेरी गलतियों की भेंट चढ़ गई है। वही सुरेश आज इतना एहसास कर रहा था और जिस दिन उसकी पत्नी को बदचलन साबित किया गया था उसे तब बेचैनी क्यों नहीं हुई थी। इसी बात का मलाल लिए श्वेता का दिल बड़ी जोर से दुखा था, जैसे अब उसके अंदर सब कुछ बिखर गया हो। प्लीज सुरेश यहाँ से चले जाइए, जो करना है घर जाकर करें। हमें नहीं पता आपकी बहन कहाँ है। हमने आपको खबर दी, आपको वार्निंग भी दी। अपनी बहन को बचा लीजिए। श्वेता मुझे जिया चाहिए हर हाल में, हर कीमत पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सुरेश प्लीज जाइए यहाँ से और हमसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। जब तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा था, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मैं खाली हाथ हूँ सुरेश, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जिसे मैंने सब कुछ माना था वही मेरा नहीं हुआ तो मेरा कौन होगा। अब हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। जस्ट गो। वह चिल्लाई तो आंखों से आंसू बह निकले। सुरेश उसके आगे हाथ जोड़ दिया। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, जो चाहे सजा दे सकती हो, पर प्लीज सिर्फ एक बार कह दो जिया ठीक है। वो मेरे पापों की भेंट चढ़ गई है। वह फिर से बहन के लिए पागल होने लगा था। घुटनों के बल बैठा आदमी आज श्वेता के कदमों में सर झुकाए खड़ा था, माफी मांग रहा था, वो भी सिर्फ बहन के लिए। आज उसके सामने अपनी बाहें फैलाए खड़ा आदमी खुदगर्ज था। श्वेता ने मुंह फेरते अपनी आंखों में आंसुओं को नहीं आने दिया। वो बड़ी दुख से हंस दी। कितनी प्यारी होती है ना बहन। मैं भी अमृत की बहन थी, उन्होंने हमें संभाला आपके ठुकराने के बाद, लेकिन आपकी बहन को किसी ने नहीं संभाला, ना आपके पापा ने, ना आपके घर के किसी सदस्य ने। कितने दिन वह भूखी प्यासी कमरे में बंद रही, कोई नहीं था उसके पास, और फिर उसको किसने संभाला? मेरे भैया ने। जाइए आप इस भरोसे पर कि आपकी बहन सही हाथों में है। वह मुंह फेर गई, जबकि सुरेश उसे देखता रह गया। उसने जिया के लिए वह सब कुछ सोचा, क्योंकि जिया उससे मोहब्बत करती थी और तुमने अपनी मोहब्बत को ही ठुकरा दिया। तुमने तो अपनी पत्नी को दूसरे के लगाए गए इल्जाम पर विश्वास किया। थैंक यू सो मच। श्वेता अब उसका धन्यवाद कर रहा था। आप पर एहसान नहीं किया, बस इंसानियत अभी भी बाकी है। उसकी बात पर सुरेश चुप ही हो गया था। बहुत शर्मिंदा था। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? कुछ पल वह चुप से उसे देखती रही। सब गुनाहों की माफ़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन जो कीचड़ किरदार पर उछाला जाता है उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। शादी को सिर्फ 3 महीने बीते थे कि सुरेश की बुआ ने जलन में आकर श्वेता पर उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाया। उसके कमरे में एक अनजान आदमी को भेजकर वह अपनी पवित्रता को चीख चीख कर सबको बता रही थी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सुरेश ने उसे घर से निकाल दिया। वह सुरेश की बुआ थी। 25 साल पहले अमृत और श्वेता के पिता शीतल देवी और शीतल देवी की जिगरी दोस्त सुनैना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शीतल देवी को अमृत के पिता लोकनाथ से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन लोकनाथ सुनैना देवी से मोहब्बत करते थे और ये बात शीतल देवी को भी पता था। उस रात शीतल देवी ने लोकनाथ को अपने फार्म हाउस में अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था और वहाँ सुनैना भी मौजूद थी। उसने धोखे से लोकनाथ को नशे की ड्रिंक पिलाकर उन्हें बेहोशी की हालत में ला दिया था और खुद उनके साथ कमरे में बंद हो गई थी। शीतल देवी ने लोकनाथ के सारे कपड़े निकालकर अपनी प्यास बुझा ली थी, लेकिन सुनैना साये की तरह लोकनाथ पर नजर रखती थी, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करती थी। लोकनाथ भी सुनैना से बहुत मोहब्बत करते थे। सुनैना भी उसी कमरे में बंद थी जहां लोकनाथ शीतल देवी थे। उसने एक एक पल की वीडियो बनाई थी अपने कैमरे में और लोकनाथ को शर्मिंदा होने से बचा लिया था। शीतल देवी ने लोकनाथ को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन सुनैना ने हर उस बुरी नज़र से बचा लिया था। शीतल देवी की इज्जत को भी उसने सरेआम नहीं उछाला था, वह उसे राज ही रख रही थी, लेकिन शीतल देवी को धमका दिया था कि अगर वह कुछ भी ऐसा करेगी तो ये सारी वीडियो दयाराम को दिखा देगी। शीतल देवी के पिता को शीतल देवी तब भी नहीं मान रही थी। फिर मजबूरन सुनैना देवी को वह सारी वीडियो अमरनाथ को दिखानी पड़ी, जो उस रात शीतल देवी ने किया था। वह वीडियो देखते ही अमरनाथ को अटैक आया था और ये बात वहीं दफन हो गई थी। बस दयाराम को ये बताया गया था कि लोकनाथ ने उसकी बहन को मोहब्बत के जाल में फंसाया और शादी सुनैना से की। इसी बात की चिढ़ थी और इसी वजह से शीतल देवी श्वेता पर इल्ज़ाम लगाकर उसे फंसाना चाहती थी। अगर सुनैना जिंदा होती तो ये सब ना हुआ होता। लोकनाथ भी श्वेता की शादी से पहले ही मर चुके थे।
शीतल देवी के दिल में वही आग थी जिसका वो बदला ले रही थी। करीब 9 महीने के बाद अस्पताल के कॉरिडोर में उस वक्त सभी मौजूद थे। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे लाकर अमृत की बाहों में थमाए थे। वह दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद करता उन दोनों के माथे पर होंठ रख गया। जबकि वहाँ मौजूद सुरेश, श्वेता, दयाराम की फैमिली समेत सब मौजूद थे। सभी ने बारी बारी उन बच्चों को अपनी गोद में लिया था। 9 महीने तक उसने किसी को जिया की खबर नहीं लगने दी थी। खुद उसका ख्याल रखता था। उसके नफरत के बावजूद उसकी इतनी केयर कर रहा था। उसे फूलों पर, पलकों पर बिठा कर रखता था। बहुत कोशिश की थी दयाराम और सुरेश ने कि वो एक बार जिया से मिलने दे। वह उसे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन अमृत ने किसी को भी जिया की शक्ल तक नहीं देखने दी थी। अगर उस रात वह जिया को बचाने ना पहुंचता तो क्या होता। बाप भाई दोनों ही इतने लापरवाह हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला हवेली के अंदर शीतल देवी क्या छल कपट कर रही हैं। शीतल देवी ने लोकनाथ की याद में दूसरी शादी भी नहीं की थी। दयाराम के साथ अकेली रहती थी। दयाराम की पत्नी सीमा देवी को वह कुछ नहीं समझती थी। अगर वह उस दिन उसे जहर का इंजेक्शन दे देती तो आज कुछ भी नहीं बचा होता। इस सब का जिम्मेदार अमृत खुद को मानता था, लेकिन वह भी उन्हीं का डसा हुआ था। कम से कम अपनी बेटी को तो संभाल लेते, उसकी हिफाजत करते, पर ऐसा ना हो सका। लेकिन आज बच्चों की पैदाइश पर जिया की इच्छा पर आईसीयू में जाते ही अमृत ने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था। डॉक्टर, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? वो रोनी सी आवाज़ में पूछ रहा था, जिसने इतने प्यारे 2 तोहफे उसे दिए थे। उससे मिलने को अमृत बहुत बेचैन हो रहा था। जी, अब उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, आप मिल लीजिए। डॉक्टर के जवाब पर वह 1 मिनट की देरी किए बिना अंदर दाखिल हुआ था। उसने आंखें मूंद ली थी, जैसे उसे बहुत ज़्यादा थकन हो गई हो। उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, पर 2 बच्चों को दुनिया में लाना आसान तो नहीं था। उसने आंखें खोली तो अमृत का चेहरा दिखाई दिया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? पहला सवाल जिया का यही था, जिस पर वह हंस दिया। सुरक्षित हैं। वह उसके माथे के साथ माथा जोड़कर गहरा सांस भर गया। दोनों की नज़रें मिली। वह रो रहा था, मेरी सज़ा का वक्त शुरू होता है अब। वह उसके दिल की धड़कनों को झकझोर गया था। वह बोल रहा था, अब सब कुछ ठीक हो गया है जिया, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें वापस सब कुछ लौटा दिया है मैंने। अब मेरी सज़ा का वक्त है, तुमसे दूर और मेरे दोनों बच्चों से दूर, यही मेरी सज़ा है। अमृत ने तड़प कर कहा था। वह कांप उठी थी। 9 महीने तक वह उसे सज़ा देती आई थी। कुछ नहीं कहा था उसने, हाथ तक उठाया था उस पर, पास तक नहीं आने देती थी उसे, लेकिन वह उसके नाज नखरे उठाता रहा। वह उसे फिर से बेबस छोड़कर जा रहा था। आपकी सज़ा मैं तय करूंगी। वह उसे तुम के बजाय आप कह रही थी, मतलब उसकी सज़ा भगवान ने ख़त्म कर दी थी। वह आश्चर्य से देख रहा था। आपने 9 महीने पहले जो किया, फिर उन 9 महीने में जो सज़ा काटी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। उसके चेहरे को प्यार से छूती बोल रही थी। अमृत को लगा उसे अपने कानों पर विश्वास ना हुआ हो। झुककर उसके माथे पर होंठ रखता उसके होंठों पर भी अपनी मुहर लगा गया। वह पल में लाल हुई थी। इतनी चाहत और प्यार पर वो मचल उठा था। तेरे बिना जीना पड़े, वह दिन मुझे न देना। सभी उसके पास अंदर आते माफ़ी मांग रहे थे। दयाराम ने बेटी के सर पर हाथ रखते हाथ जोड़ दिए तो वह तड़प कर पिता को माफ़ कर गई। वह रोते हुए मुस्कुराई, सबको माफ़ कर रही थी, अपने बेटे को वारी जा रही थी। उनके लिए उसने सबको माफ़ कर दिया था। शीतल बुआ को भी माफ़ करने का इरादा रखती थी। रागनी उनकी गोद ली हुई बेटी थी। रागनी ने आगे बढ़कर जिया को अपने गले से लगाया था, उसे आशीर्वाद दिया था और साथ में श्वेता और सुरेश के संबंध में कुछ कहा था तो जिया मुस्कुरा दी। श्वेता और सुरेश का हाथ रागनी ने एक दूसरे में दे दिया तो वे दोनों मुस्कुरा दिए। एक पल को सभी चुप हो गए थे। श्वेता ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन जिया ने ऐसा ना होने दिया। वह अपने बेटों की कसम उन दोनों पर चढ़ा चुकी थी और श्वेता उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसने वहीं पर सुरेश को माफ़ कर दिया था। जिया ने कहा, मैंने तुम्हें बुआ और फूफा बनाया, अब मेरी बारी है, तुम कब मुझे बुआ बना रही है? श्वेता भाभी, उसकी बात पर सभी के चेहरों पर हंसी दिखाई दे गई। श्वेता की पलकें झुक गई थी। सुरेश, उसकी फैमिली ने उससे माफ़ी मांगी। माफ़ी मिली भी तो आज दोनों बेटों को अपने साथ लगाए हुए पास बैठे अमृत को देखे जा रही थी, उसी को देखे जा रही थी। अब सभी हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। आज अमृत के बेटे को पैदा हुए 1 महीना हो गया था। आज अमृत का मन बड़ा मचल रहा था। वह चाहता था आज जिया के साथ रात बिताए। दोनों एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन बच्चे की वजह से वो कभी एक बिस्तर पर न सो सके। आज जिया का मन भी अमृत के लिए तड़प रहा था। वे दोनों बच्चों को सुलाकर दूसरे कमरे में जा चुके थे। आज जिया उसे पहले की तरह मोहब्बत कर रही थी। वह भी दीवाना होकर उस पर बरस पड़ा था। पूरी रात वे दोनों सांस न ले पाए थे। अब श्वेता भी सुरेश को पाकर बहुत खुश थी। उन दोनों की लाइफ भी बहुत अच्छी कट रही थी। आज सुरेश और श्वेता दोनों अस्पताल गए थे।
कुछ दिनों से श्वेता की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से सुरेश उसे अस्पताल लेकर गया था, जहां उसे पता चला कि श्वेता मां बनने वाली है। सुरेश के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह श्वेता को छेड़ता कहने लगा, श्वेता मेरी मेहनत रंग लाई है, देखो मैं बाप बनने वाला हूँ और तुमको मैंने माँ बना डाला, तो क्या इनाम दोगी मुझे, बताओ श्वेता। वह शर्माकर उसके होंठों पर अपना होंठ रख गई और कहा कि यही तुम्हारा इनाम है। सुरेश कहने लगा, ये तो बहुत तगड़ा वाला इनाम है, तो आज रात तुम मुझे इनाम देकर खुश करोगी। घर पर सबको पता चला, सारे बहुत खुश हुए। जब रात हुई तो श्वेता खुद उसे इनाम देने पहुंच गई थी। आज श्वेता ने खुद ही शुरुआत की थी, जिसे सुरेश पागल हुआ था और दीवानों की तरह उस पर बरस पड़ा था। तो कैसी लगी श्वेता और सुरेश की प्रेम कहानी और जिया और अमृत की प्रेम कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताना। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।